हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके नीति निदेशक तत्व चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपने अध्ययन किया अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और हमने एक एक करके सभी नीति निदेशक तत्वों को जाना है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति या उनके वर्गीकरण के बारे में। आपके एग्ज़ाम्स में दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो ये प्रश्न इस तरीके से भी हो सकता है कि नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति यानी कि डीपीएसपी के नेचर के बारे में बताइए, डिस्क्राइब कीजिए या फिर इनको क्लासिफाई कीजिए। तो इनको वर्गीकृत जो किया गया है, इनका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके लिए कुछ आधार सोचा गया है। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ हमने नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको 3 पार्ट में, 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है समाजवादी सिद्धांत, एक है गांधीवादी सिद्धांत और एक है उदारवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जितने भी नीति निर्देशक तत्व जो हैं है तो वही जिनका आपने अपनी क्लासेस में अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ उनकी प्रकृति के आधार पे उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत की, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ हम उन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जिनका लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। यानी ये ऐसे निदेशक तत्व हैं, इन सिद्धांतों में हमने उन निदेशक तत्वों को शामिल किया है जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग सुझाते हैं। जैसे कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का या इसको ए भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 47। तो ये जो सिद्धांत हैं इनका लक्ष्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। इस वजह से हमने इनको समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत जगह दी है। अब जैसे सेकंड जो वर्गीकरण है वो है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन जो था, या यूँ कहा जाए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था, तो उसमें महात्मा गांधी जी के जो दर्शन या जो उनके योजनाएं थी, उनके जो विचार थे, ये नीति निर्देशक तत्व उन विचारों का, उन योजनाओं का, गांधी जी के उस दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए इन निर्देशक तत्वों को संविधान में इन विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। तो इनको क्लासिफाई किया गया है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत। जैसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये गांधी जी का एक विज़न था। या ग्राम पंचायतों का गठन है। यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनुच्छेद 40 जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत ये वर्गीकृत है। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 ये गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत है। इसी प्रकार से है उदारवादी सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स।
अब इसमें उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो कि उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 48 है, 48A है, 49 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 51 है। तो ये जब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको वर्गीकृत कीजिए या फिर उनके नेचर को डिस्क्राइब कीजिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ये इस प्रकार से 3 क्लासेस में उनको डिवाइड करके और आप उनको एक एक निर्देशक तत्व को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो हो गया ये इनका वर्गीकरण। अब नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में अलग अलग विद्वान जो हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और ये विचार ऐसे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें के.टी. शाह, तो के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना जो की है वो बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। एक चेक जो बैंक में है और इसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, उन्होंने इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों की तुलना की है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ अच्छे से समझी है कि नीति निर्देशक तत्व लागू करने हैं या नहीं करने हैं, भविष्य में करने हैं, यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनका ये दृष्टिकोण था, उनका ये अपना विचार है। टी कृष्णामाचारी, उनका नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहना था भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। इसी प्रकार से कैसीवेयर, उनका कहना था लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनकी आलोचना में भी ये जो विद्वानों के विज़न है, जो विचार हैं, ये आप रख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है इनकी आलोचना में कहा जाता है कि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसने कि डीपीएसपी जो है उनका उल्लंघन किया, तो न्यायालय जो है उसको उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। हालांकि जो कानून है उसकी वैधता को ये इस आधार पे या इस बेस पे सही ठहरा सकते हैं कि ये डीपीएसपी को लागू करने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से ये इसकी एक आलोचना है कि इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। दूसरा, इसकी आलोचना में कहा जाता है तर्कहीन व्यवस्था। अब देखिए, मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्व जो है इनके मध्य टकराव भी रहा है। आप जानते ही हैं कि हमने भाग 3 में अध्ययन किया है मौलिक अधिकारों का, वो वाद योग्य होते हैं, और जो भाग 4 में हमने अध्ययन किया है नीति निर्देशक तत्वों का, जो कि वाद योग्य नहीं होते हैं। यानी मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन हुआ तो न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के मामले में ऐसा नहीं है। इनका हनन होता है तो न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक अधिकार है इनके मध्य टकराव भी रहा है और इनके मध्य संघर्ष जो था वो किस प्रकार से शुरू हुआ। चंपाकम दुईराजन वर्सेस मद्रास राज्य केस था, और इसी प्रकार से जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये 1965 का वाद है। तो इन मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया
कि डीपीएसपी जो हैं वो मौलिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक बात और स्वीकार की गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और उसके बाद में निदेशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए कि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के मध्य जो संघर्ष था, जो टकराव था, वो यहाँ से शुरू हुआ कि अब ये संघर्ष या टकराव किस चीज़ को लेकर के था कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नीति निदेशक तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो केसेस की हमने बात की है, ये है चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य, और दूसरा जो केस है वो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य है। अब देखिए संविधान में फिर संशोधन किया गया। पहला जो संशोधन था उसके द्वारा अनुच्छेद 31 से 31B जो है वो जोड़े गए थे, और बाद में फिर 25वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था। आप इन तीनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अनुच्छेद 31C जो था उसके अंतर्गत अनुच्छेद ये प्रावधान था कि अनुच्छेद 39B और C को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी जा सकती है। ये इसके अंतर्गत प्रावधान था। अब यहाँ जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो वाद था, उसके अंतर्गत इस वाद में निर्णय दिया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था, उसके अंतर्गत ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो था वो निकल करके आया था। आधारभूत ढांचे का मतलब ये था कि संविधान के आधारभूत ढांचे को संसद जो है वो सीमित नहीं कर सकती है, नष्ट नहीं कर सकती है। यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें कोई उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। अब आधारभूत ढांचा जो है वो उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई मौलिक अधिकार है, कोई फंडामेंटल राइट है, और न्यायालय ने मान लीजिए कि उसको आधारभूत ढांचे का भाग मान लिया, तो फिर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो एलिमेंट्स जो संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत हैं, तो उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस केस में न्यायालय के द्वारा ये डिसीज़न दिया गया। अभी तक देखिए आप जितने भी केसेस थे उसमें क्या बात थी कि टकराव जो था वो बना हुआ था, या फिर यूँ कहा जाए कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बात जो थी निरंतर बनी रही थी। यहाँ इस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाला जो केस था, इसमें न्यायालय ने कहा कि संसद जो है वो न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको सीमित नहीं कर सकती है। साथ में एक बात और कही कि मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बीच में जो संतुलन है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। संसद इस संतुलन को नष्ट नहीं कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा और कितना सही दृष्टिकोण जो था वो न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि मौलिक अधिकार ना बड़ा है ना नीति निर्देशक तत्व बड़ा है। दोनों क्या है आप जानते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों का लक्ष्य क्या है? कभी नागरिकों का
नागरिकों का जो व्यक्तित्व है उसका विकास भी करना है, और साथ में क्या है, राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देना है। तो ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो इस केस के अंतर्गत यह डिसीजन जो था वो न्यायालय के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया, और इसी के साथ ही ये नीति निर्देशक तत्व चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रहेगा। थैंक यू।